आशु को इस बात का डर नहीं था कि आहूजा परिवार अपनी बात से पीछे हट जाएगा, भले ही वो उन्हें बता दे कि फिएन टोम्ब टुम के नीचे क्या है। लेकिन घोल मास्क और घोस्ट हॉर्नलेस को मार पाना इतना आसान नहीं था। यहां तक कि अगर एहतियात नहीं बरती गई तो कई लोगों की जान तक जा सकती थी, खुद आशु को भी उन्हें मारने के लिए। टायरेंट बेहेमोथ ट्रुथ लिसनर और इनविजिबिलिटी रोब जैसे कंपेनियन बीस्ट का सहारा लेना पड़ा था। आशु ने जितनी बारीकी और डिटेल से सारी बात समझाई थी, उसे देखकर करण चाहकर भी उस पर शक नहीं कर पाया। थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोला, हो सकता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि फिएन टोम्ब को खोदने से नीचे सो रही नेजी नहीं जागेगी। ऊपर जो दो डायमेंशनल क्रिएचर्स हैं उनके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता। उन्हें मारना आसान नहीं होगा। कुछ पल रुककर करण ने आगे कहा, सच कहूं तो हमारे आहूजा परिवार को भी इस बात का अंदाजा है कि फिएन टोम्ब में डायमेंशनल क्रिएचर्स मौजूद हैं, मगर हमारे पूर्वज सेलेस्टियल मास्टर के हुक्म के चलते कोई भी फिएन टोम्ब को छूने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए यह मामला आगे बढ़ाना काफी मुश्किल होगा। ऐसा करो, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अपने बुजुर्गों को मनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है। आशु के पास अब बस इंतजार करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। आहूजा परिवार के मौजूद सेलेस्टियल मास्टर करण के दूसरे अंकल बाबर आहूजा थे। इस वक्त बाबर रेड्डी परिवार और फैमिली क्लैन ऑफ गॉड्स के लोगों से बातचीत कर रहे थे। करण, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। ओल्ड मिस्टर चमन और फरदीन ने फिएन टोम्ब के इन्फ्लुएंस को खत्म करने का एक तरीका ढूंढ निकाला है, तुम भी आकर सुनो। बाबर ने करण को इशारे से पास बुलाया। करण ने हल्की सी झुककर इज्जत दिखाई और बाबर के पीछे खड़ा हो गया। हालांकि वो आशु की बात उनके सामने रखना चाहता था, लेकिन इतने लोगों के बीच ऐसा करना ठीक नहीं था। इसलिए फिलहाल उसे चुपचाप इंतजार करना पड़ा। सेलेस्टियल मास्टर, जैसा कि मैंने अभी कहा, फिएन टोम्ब में होने वाले सारे अजीब इंसिडेंट की जड़ वो मास्क है। उस मास्क को हटाने के लिए फिएन टोम्ब को खोदना जरूरी नहीं है। यह काम सिर्फ हमारे रेड्डी परिवार की ग्रेट डिविनेशन थर्जी से ही मुमकिन है। ओल्ड मिस्टर चमन ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। बाबर चुपचाप सुनते रहे, बिना कोई कमेंट किए। जब ओल्ड चमन अपनी बात खत्म कर चुके तो चमन ने फरदीन और फैमिली क्लैन ऑफ गोड्स के बाकी मेंबर्स की तरफ देखा। फरदीन ने कहा, मैं ओल्ड मिस्टर चमन से सहमत नहीं हूं। फिएन टोम्ब में मास्क तो है, लेकिन ग्रेट डिविनेशन थर्जी शायद वहां काम ना करे। अगर आप मुझे ये जिम्मेदारी देने को तैयार हों तो मैं आपको जरूर निराश नहीं करूंगा। तो फिर मैं ये जानना चाहूंगा कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी एबिलिटीज हैं जो हमारे रेड्डी परिवार की ग्रेट डिविनेशन से बेहतर हैं? चमन ने आंखों में हल्की नाराजगी के साथ कहा। फरदीन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक खौफनाक विशालकाय बीस्ट बुला लिया। यह बीस्ट मामूली जंगली या पुराने वक्त का नहीं था, बल्कि वो ग्लोरियस डिवाइन कवच में ढका हुआ था। ऐसा लगता था जैसे वो इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने वाला कोई जायंट गॉड हो। उसकी मौजूदगी से एक ऐसा ऑरा प्रोड्यूस हो रहा था, मानो वो जमीन को एक कदम से रौंद सकता हो और एक मुक्के से सितारों को चकनाचूर कर सकता हो। ये मेरा गार्जियन जायंट गॉड एम्परर है। इसकी स्ट्रेंथ से फेंटोम के अंदर मौजूद मास्क को मार गिराना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, फरदीन ने कहा। सभी की नजरें जायंट गॉड एम्परर पर टिक गईं। भले ही कई लोग गार्जियंस की मौजूदगी के बारे में जानते थे, लेकिन जिन्होंने सच में उन्हें देखा था, ऐसे लोग बहुत कम थे। चाहे कोई गार्जियन कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, क्या वो फेंटोम के अंदर वाले मास्क को बिना खुदाई के खत्म कर सकता है? आखिर में तो फेंटोम को खोदनी ही पड़ेगी, है ना? चमन ने बिना अफेक्ट हुए चालाक मुस्कान के साथ कहा। फरदीन ने बिल्कुल शांत टोन में जवाब दिया, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। जायंट गॉड एम्परर की जो पावर है उसे मामूली लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम बिना फिएंट टोम्ब को खोदे भी मास्क को तबाह कर सकते हैं। मैं ये गारंटी देता हूं कि फिएंट टोम्ब को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर किसी भी तरह से फिएंट टोम्ब को जरा भी नुकसान हुआ तो सेलेस्टियल मास्टर को मुझे अर्थ एलिमेंटल बीस्ट का कंपेनियन एक देने की कोई जरूरत नहीं होगी। हालांकि फरदीन और बाकी लोग स्टोन प्लेटफॉर्म पर नहीं थे, लेकिन जायंट गॉड एम्परर का शरीर इतना बड़ा था कि स्टोन प्लेटफॉर्म्स पर खड़े लोगों ने भी उसका डरावना शरीर साफ देख लिया। जब आशु ने जायंट गॉड एम्परर को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे उस पल ही गार्जियन का ऑरा महसूस हो गया था। इसलिए इसमें कोई शक नहीं था कि ये एक और गार्जियन था।
आशु अब भी उन सुपर पावरफुल गार्जियंस का सामना करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन हर गार्जियन उतना स्ट्रांग नहीं होता। हो सकता है कि ये जायंट गॉड एम्परर उस सिक्स विंग्ड सेराफिम जितनी ही स्ट्रेंथ वाला हो। आशु एक और नजर डालना चाहता था, लेकिन तब तक फरदीन ने अपने गार्जियन को वापस कर दिया था। आशु कुछ पल सोचता रहा, फिर उसकी त्योरियां तन गईं। कहीं वो ये तो नहीं सोच रहा कि गार्जियन की पावर से फेंटोम को टच कर सकता है? क्या वो वाकई में मौत को दावत देने की सोच रहा है? जब गार्जियन पृथ्वी पर भेजे गए थे तो वे अलग अलग डायमेंशनल रेस की तरफ से मुकाबला लड़ने आए थे। वे एक दूसरे के दुश्मन थे, और अब वे एक गार्जियन की मदद से उस जगह पर अटैक करने जा रहे थे जहां दूसरा गार्जियन सो रहा था। तो अब यह बताने की जरूरत नहीं कि आगे क्या होने वाला है। बिना किसी शक के फिएंड टोम में सोई हुई गॉडेस नेजी शायद पूरी तरह से पागल हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ आहूजा परिवार ही नहीं भुगतेगा, वहां मौजूद हर कोई मारा जाएगा। आशु इतनी जल्द मरना नहीं चाहता था, और ना ही वो चाहता था कि मायरा का परिवार तबाह हो जाए। इसलिए वो पहले से सोच रहा था कि अगर आहूजा परिवार वाकई गार्जियन से फेंटोम्स पंजमर अटैक करवाने की इजाजत दे देता है तो उसे कैसे रोका जाए। इस वक्त बाबर अब भी चमन और फरदीन के सुझावों पर कंसीडर कर रहा था। दो अलग अलग सॉल्यूशन थे जो सुनने में कारगर लग रहे थे, लेकिन साथ ही ये कहना मुश्किल था कि असल में कौन सा तरीका सही साबित होगा। दोनों पार्टीज की अपनी अपनी बातें दमदार थीं। वे चाहते थे कि आहूजा परिवार उनके प्लान्स में से किसी एक को अपनाए। करण, तुम्हारा क्या ख्याल है? चमन ने करण को देखा और पूछा। जब करण यंग था तब उसने ऑलरेडी अपने परिवार के साथ मिलकर फिएंटोम की गार्ड करनी शुरू कर दी थी। इसके अलावा बाबर का इरादा उसे आहूजा परिवार का अगला सेलेस्टियल मास्टर बनाने का था। अब करण से ये सवाल करके वो न सिर्फ उसकी राय जानना चाहते थे, बल्कि उसे परख भी रहे थे। करण ने कुछ पल सोचा और बाबर के सामने सिर झुकाते हुए कहा, सेलेस्टियल मास्टर, अगर मुमकिन हो तो मैं और प्लान्स सुनकर डिसीजन लेना चाहूंगा। अफसोस, हमारे दोनों परिवारों के अलावा किसी ने भी फिएंटोम में मास्क को डिस्कवर नहीं किया, और उससे भी ज्यादा कोई भी इसे फिएंटोम को नुकसान पहुंचाए बिना हटाने का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाया। फरदीन ने कहा। बाबर ने करण को सोच समझकर देखा और पूछा, क्या कोई दूसरा प्लान है? करण ने जल्दी से कहा, आओ, जो महिम सिटी के शेरगिल परिवार को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके पास भी एक प्लान है जो फेंटोम की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। क्यों ना आप पहले उसकी बात सुन लें? क्या वो मायरा का दोस्त है? बाबर को साफ तौर पर पता था कि आशु कौन है। हाँ, मायरा और आशु के बीच अच्छी बॉन्डिंग है। यहां तक कि एक बार मायरा ने उसकी जान भी बचाई थी, इसीलिए उसके अंदर आहूजा परिवार के लिए कोई गलत फीलिंग नहीं है। करण ने कहा, तो फिर उसे बुलाओ और कहो कि अपना प्लान मुझे समझाए। थोड़ी देर सोचने के बाद बाबर ने कहा। करण ने तुरंत हामी भरी और आंसू को ढूंढने चला गया। जैसे ही करण वहां से गया, चमन ने कहा, सिलेस्टियल मास्टर, वो आंसू तो बस एक लड़का है जिसकी किस्मत थोड़ी अच्छी रही है। क्या आप सच में उस पर यकीन करने जा रहे हैं और इतनी इंपॉर्टेंट बात उसे सौंप रहे हैं? ये आहूजा परिवार की किस्मत से जुड़ा मामला है, थोड़ी एहतियात बरतिए। ज्यादा राय सुन लेने में कोई नुकसान नहीं है। आह, आखिर में हम उसी प्रपोजल को अपनाएंगे जो बेहतर होगा, बाबर ने काल्मली कहा। जब चमन और फरदीन ने देखा कि बाबर अपना फैसला कर चुके हैं, तो उन्होंने कुछ और कहने की कोशिश नहीं की। जब करण को आंसू मिला तो उसने पूरी सिचुएशन डिटेल में समझाई। वो अब भी आंसू पर भरोसा करता था। आफ्टर ऑल, आंसू ने न सिर्फ उस मास्क को डिस्कवर कर लिया था, बल्कि उसे यह भी पता था कि उसके नीचे एक मॉन्स्टर है, और उससे भी नीचे नेजी मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ चमन और फरदीन को तो सिर्फ सबसे ऊपर वाला मास्क ही मिला था। अगर वाकई कुछ ट्राई करने की बात होती तो करण ज्यादा भरोसा आशु पर ही करता। उन्हें तो सिर्फ वो मास्क ही मिला है, मान भी लें कि वो लोग उस मास्क को हटा सकते हैं। चाहे ये इतना आसान ना हो, तो भी उसके नीचे जो मॉन्स्टर है वो तो वहीं रहेगा। सिर्फ मास्क हटाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आशु थोड़ा रुका, फिर सीरियस होकर करण से बोला, इसके अलावा मुझे शक है कि नीचे जो नेजी है वो असल में एक गार्जियन है, और हमें यह नहीं पता कि गार्जियंस के बीच आपसी रिलेशन कैसा है। अगर वो एक दूसरे के दुश्मन हुए तो फरदीन का एक गार्जियन को लेकर फेंटोम पर अटैक करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है।
यह सुनकर करण की भी त्योरियां चढ़ गईं। उसने पूछा, क्या तुम पक्के तौर पर कह सकते हो कि नेजी एक गार्जियन है? मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूं। आफ्टर ऑल, मैं अपनी पेनिट्रेटिव नजर से बस उसका एक हिस्सा ही देख पाया हूं, लेकिन नेजी का जो लुक दिखा वो गार्जियन जैसा ही लग रहा था। आशु ने जवाब दिया, अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी भी है तो हम फरदीन को ट्राई करने नहीं दे सकते। इतना बड़ा रिस्क लेना ठीक नहीं होगा। करण ने अपना मन बना लिया था। उसने आशु से कहा, चलो मेरे साथ सेलेस्टियल मास्टर के पास चलो। जो हो सकेगा वो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए मैं बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। आशु ने हामी भरी और करण के साथ बाबर की ओर चल पड़ा। नमस्ते सेलेस्टियल मास्टर, मैं आशु हूं। आशु ने बाबर को झुककर ग्रीट किया। पहले जमाने में आहूजा परिवार के हीरो किंग 6 हीरोज के लीडर हुआ करते थे। अब भी हर पीढ़ी का सेलेस्टियल मास्टर फेडरेशन में एक बहुत ही स्पेशल स्टेटस रखता था। यहां तक कि 6 परिवारों के सेनेटर भी सेलेस्टियल मास्टर के सामने इज्जत से पेश आते थे और कोई लापरवाही नहीं बरतते थे। तुम मायरा के दोस्त हो, इसलिए मेरे सामने औपचारिकता की जरूरत नहीं है। मैं अक्सर मायरा से तुम्हारे बारे में सुनता रहता हूं। तुम सच में एक यंग हीरो लगते हो। बाबर ने आंसू को गौर से देखा और फिर कहा, सुना है कि तुम्हारे पास भी फिएंटोम के इन्फ्लुएंस को खत्म करने का तरीका है। क्या तुम डिटेल्स बता सकते हो? मेरा तरीका दरअसल काफी सिंपल है। फिएंटोम को खोद डालनी है और उसके अंदर मौजूद डायमेंशनल क्रिएचर्स को मार गिराना है। सिर्फ तभी इस प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व किया जा सकता है। आशु ने जवाब दिया। यह सुनते ही ना सिर्फ आहूजा परिवार के कई लोगों की पलकें तन गईं, बल्कि चमन ने तो हल्की हंसी के साथ ताना मारते हुए कहा, अगर हम वाकई फेंटोम को खोद सकते तो आहूजा परिवार तुम्हें इतनी मेहनत से क्यों बुलाता? उनके पास भी काफी रिसोर्सेज और एबिलिटीज हैं। बाबर ने आशु के सजेशन को सीधे नकारा। नहीं, उसने बस उसकी तरफ देखा और कहा, तुम ये फिएंटोम को खोदने की जिद क्यों कर रहे हो, ये बताओ। आशु ने हमेशा की ही तरह काल्म आवाज में जवाब दिया, मेरे पास एक पेनिट्रेटिव स्किल है। उसके जरिए मुझे यह अंदाजा हुआ है कि फिएंटोम 3 लेवल्स में बंटा हुआ है। पहले लेवल पर मास्क है, दूसरे पर एक मॉन्स्टर और तीसरे पर वो क्रिएचर है जिसे आपकी फैमिली सदियों से गार्ड करती आ रही है। अगर मुझे इस प्रॉब्लम को पूरी तरह खत्म करना है तो पहले लेवल का मास्क और दूसरे लेवल का मॉन्स्टर दोनों को हटाना पड़ेगा। अगर फिएंटोम को नहीं खोदूंगा तो मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है जिससे मैं दोनों को खत्म कर सकूं। क्या मजाक है? चमन हंसते हुए बोला, आहूजा परिवार के पास हेवनली आई की पावर है, वो भी फिएंटोम को नहीं देख पाए, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें सब क्लियर दिख गया, यहां तक कि 3 लेवल्स तक का पता चल गया क्या? तुम्हारी पेनेट्रेट करने की एबिलिटी आहूजा परिवार की हेवनली आई से भी ज्यादा पावरफुल है। मुझे तो लगता है कि तुमने हमारी बातें सुन ली और अब मास्क वाली इंफॉर्मेशन को लेकर डर फैलाने की कोशिश कर रहे हो ताकि खुद को साबित करके कुछ फायदा उठा सको, है ना? सेलेस्टियल मास्टर खुद तय कर सकते हैं कि मेरी बातों में कितना दम है। आशु ने चमन से कोई बहस नहीं की। उसने बाबर की ओर देखा और कहा, सेलेस्टियल मास्टर, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये काम करूं तो मुझे फिएंटोम खोदनी ही पड़ेगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सेलेस्टियल मास्टर, मुझे नहीं लगता कि हमें वक्त बर्बाद करने की जरूरत है ना फिएंटोम? तुमको खोद पाना तो नेचुरली नामुमकिन है लगता है। अब आपको या तो मुझे चुनना होगा या ओल्ड मिस्टर चमन को। आशु ने अचानक कहा, सेलेस्टियल मास्टर, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कभी भी गार्जियन की पावर इस्तेमाल करने का फैसला नहीं करता। आशु, तुम क्या कहना चाह रहे हो? फरदीन और फैमिली क्लैन ऑफ गोड्स के मेंबर्स ने आशु को घूरते हुए पूछा। क्यों? बाबर ने दिलचस्पी से आशु की तरफ देखते हुए सवाल किया। पब्लिकली इसकी डिटेल बताना ठीक नहीं है। मैंने ये बात पहले ही करण को बता दी है। बेहतर होगा कि वो आपको प्राइवेट में समझा दे, आशु ने कहा और जानबूझकर फरदीन की तरफ देखा। असल में आशु ने पहले एक बेहतर सॉल्यूशन सोचा था, लेकिन उसने जानबूझकर सबसे आसान तरीका चुना, फरदीन और फैमिली क्लैन ऑफ गॉड्स के मेंबर्स को गुस्सा दिलाने का, क्योंकि उसे जायंट गॉड एम्परर को मारने के लिए एक बहाना चाहिए था। अब फरदीन और फैमिली क्लैन ऑफ गॉड्स के बाकी मेंबर्स ने आशु की तरफ बेहद नाराजगी और जानलेवा निगाहों से देखा। करण ने एक सीक्रेट मैसेज के जरिए आशु की बताई वजह बाबर तक पहुंचाई। वो बात सुनने के बाद बाबर ने आशु की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें जायंट गॉड एम्परर वाली बात पर पूरा भरोसा है? मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर मैं होता तो इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेता। आशु ने जवाब दिया, सेलेस्टियल मास्टर, इसकी बकवास पर ध्यान मत दीजिए। मैं अपने गार्जियन को सबसे बेहतर जानता हूं, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फरदीन ने सफाई दी।
हालांकि वो नहीं जानता था कि आशु ने आहूजा परिवार को क्या बताया है, लेकिन इतना जरूर समझ गया था कि वो कोई अच्छी बात नहीं थी। प्लीज शांत हो जाइए, हमें इस पर डिस्कस करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। आप सब थोड़ी देर इंतजार करें। बाबर ने ये कहने के बाद किसी को बुलाकर तीनों पार्टीज को एक अलग जगह ले जाने का हुक्म दिया, और वहां केवल आहूजा परिवार के मेंबर्स रह गए, जिन्होंने आपस में बातचीत शुरू कर दी। आशु, क्या तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हो? फरदीन ने नाराजगी भरी आवाज में पूछा। तुम तो बस एक गार्जियन पर डिपेंड हो, इसमें इंप्रेस करने जैसा कुछ भी नहीं है। मैं क्यों नहीं करूंगा? आशु ने घमंड से जवाब दिया। बहुत अच्छे, तो जब यह मामला खत्म हो जाएगा तब मैं जरूर तुमसे लड़ूंगा। उस वक्त तुम बच नहीं पाओगे, फरदीन ने गुस्से में कहा। मुझे डर है कि उस वक्त तुम ही भागते नजर आओगे। आशु की अकड़ और घमंड पहले जैसा ही बना रहा। फरदीन ने अब कुछ नहीं कहा। आखिरकार ये आहूजा परिवार का एक जरूरी इलाका था। यहां आशु से लड़ना नामुमकिन था। जिस वजह अभी कुछ भी बोलने का कोई मतलब नहीं था। उसे बस इतना ही करना था कि इंतजार करे जब तक वो यहां से बाहर ना निकल जाए। उधर आहूजा परिवार में इंटेंस डिस्कशन चल रहा था। नेचुरली करण ने आशु की सिफारिश पूरे जोश से की, लेकिन पूर्वज सेलेस्टियल मास्टर की कही हुई बातों के चलते कई बुजुर्ग इस बात से सहमत नहीं थे कि फिएन टोम्ब को खोदा जाए। करण के एक अंकल तो इस ख्याल के सख्त खिलाफ थे। अगर हमें वाकई टोम्ब खोदनी ही है तो हमारे आहूजा परिवार में अनगिनत एक्सपर्ट्स हैं। हमें बाहरी लोगों पर डिपेंड होने की क्या जरूरत है? यही सोच ज्यादातर आहूजा परिवार के लोगों की थी। उन्होंने अर्थ एलिमेंटल बीस्ट को इनाम के तौर पर देकर किसी को हायर करने की बात इसलिए मानी थी क्योंकि वो चाहते थे कि बिना फिएंटोम को छुए ही ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। अंकल, आशु फिएंटोम के अंदर देख सकता है, सिर्फ वही जानता है कि उसे कहां खोदा जा सकता है और कहां नहीं। आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि फिएंटोम कितनी खतरनाक है। हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, करण ने कहा। बिल्कुल, बिना रिस्क वाले सॉल्यूशंस भी हैं। चमन और फरदीन को फिएंटोम खोदने की कोई जरूरत नहीं है, तो उस केस में कोई खतरा भी नहीं होगा। मान लो अगर आंसू की बात सही भी हो और वाकई वहां नीचे कोई गार्जियन हो जिससे फिएंटोम को एक्सप्लोड करके खोलनी मुश्किल हो, तब भी हम चमन को चूज कर सकते हैं। और वैसे भी ये कहना कि नेजी एक गार्जियन है, ये बात बिल्कुल भरोसे लायक नहीं लगती। जब वो पहली बार आया था तब तो उसे कुछ भी नजर नहीं आया। अब अचानक उसे सब समझ में आ गया। ये बात थोड़ी हजम नहीं होती अंकल, आहूजा ने आपत्ति जताई। अंकल करण कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंकल आहूजा ने उसे बीच में ही रोक दिया। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पूर्वजों के हुक्म को तोड़ा नहीं जा सकता। हमारे पूर्वज सेलेस्टियल मास्टर ने साफ कहा है कि अगर फिएन टोम्ब को टच किया गया तो हमारा आहूजा परिवार विनाश की तरफ जाएगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं फिएन टोम्ब को खोदने की इजाजत नहीं दे सकता। करण बेबस हो गया। उसने चाहे जितनी भी कोशिश की, आहूजा परिवार के बुजुर्गों का मन नहीं बदल सका। थोड़ी देर के इंतजार के बाद आहूजा परिवार का डिस्कशन फाइनली खत्म हो गया। बाबर परिवार के साथ बाहर आए और तीनों के सामने कहा, हमारे आपसी मशवरे के बाद हमने ये फैसला लिया है कि फिएन टोम्ब की प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हम मिस्टर चमन की मदद लेंगे। अगर मिस्टर चमन इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाए तो हम बाकी दो लोगों की मदद लेंगे। सेलेस्टियल मास्टर, ये एक समझदारी भरा फैसला है। चमन ने एक जेंटलमैन जैसी मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में छुपा घमंड साफ झलक रहा था। फरदीन और उसके साथियों ने आंसू को गुस्से भरी नजरों से घूरा, मानो कह रहे हों कि उसी ने उनके रास्ते में अड़चन डाली, वरना शायद ये मौका उन्हीं के हाथ आता। माफ करना, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। करण आशु के पास आया और माफी भरे लहजे में बोला, कोई बात नहीं, रेड्डी परिवार जरूरी नहीं कि कामयाब हो ही जाए, अभी भी चांस बाकी है। आशु ने कैजुअल तरीके से कहा। उसे लग रहा था कि जब चमन नीचे मौजूद घोस्ट हॉर्नलेस तक को नहीं देख पाया तो उसके लिए फिएन टोम्ब की असली प्रॉब्लम को सुलझाना मुश्किल ही होगा। इसके अलावा अगर चमन ने जरा सी भी लापरवाही की तो उसकी जान भी जा सकती है। आफ्टर ऑल, घोल मास्क और घोस्ट हॉर्नलेस की एबिलिटीज बहुत ही अजीब और खतरनाक थीं। खुद आंसू भी अगर एहतियात ना बरते तो मारा जा सकता था। ऐसे में ओल्ड मिस्टर चमन के लिए जिंदा लौट पाना आसान नहीं होगा। जब दोनों आपस में ये बातें कर रहे थे
तभी अंकल आहूजा उनके पास से गुजरे और एक नजर आंसू पर डालने के बाद करण से बोले, फेन टोम को खोदने की बात दोबारा मत छेड़ना। जब तक इन बूढ़ी हड्डियों में जान है, मैं किसी को भी हमारे आहूजा परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। अंकल, करण कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंकल आहूजा पहले ही हाथ हिलाकर वहां से चले गए। टेंशन मत लो अंकल, बस इस बात से डरते हैं कि कहीं पूर्वज सेलेस्टियल मास्टर के हुक्म के चलते आहूजा परिवार को कोई नुकसान ना हो जाए। उनका इरादा तुम्हारे खिलाफ नहीं है। करण ने बेबसी से आंसू से कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा मानना है कि तुम्हारे अंकल को शायद मेरे बारे में कुछ गलतफहमी हो गई है। डर है कि अगर चमन फेल हो गया तो वो फरदीन को चांस देंगे, मुझे नहीं। आंसू ने काल्म लेकिन सोच भरे अंदाज में जवाब दिया, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। करण ने पूरी दृढ़ता के साथ कहा। हालांकि आंसू अब तक ये समझ नहीं पाया था कि उसने ऐसा कब क्या कर दिया कि वो बूढ़े अंकल उस पर इतनी निगाहें टेढ़ी रखने लगे। करण कुछ सोचते हुए बोला, पिछली बार जब तुम यहां आए थे तब तुम्हारा अंकल से टकराव हो गया था, याद है? मेरा अंदाजा है कि जब तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ भी खास नजर नहीं आया, शायद वही बात उन्हें चुभ गई हो। अब आशु को सब समझ में आ गया। उन बुजुर्ग को शुरू से ही ये लगा कि वो यहां बस टाइम पास करने आया क्या है, और उसमें कोई असली एबिलिटी नहीं है। सॉरी क्या? उधर चमन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। आशु और करण दोनों स्टोन प्लेटफॉर्म्स की तरफ बढ़ गए। आशु भी ये देखना चाहता था कि आखिर ये ग्रेट डिविनेशन थर्जी होती क्या है। चमन की पीठ से एक जोड़ी एंजल विंग्स बाहर निकले और वो उड़कर फेन टोम्ब के सामने जा पहुंचा। वो डिमार्केटिंग लाइन के बाहर रुका और दो कंपेनियन बीस्ट्स को बुलाए। एक था एक क्रूसिफिक्स और दूसरा था एक बुक। जैसे ही बुक ओपन हुई, उसके पेजेस से लाइट बीम्स निकलने लगीं, जो धीरे धीरे एक घौल मास्क की शेप में कंडेंस होने लगी। भले ही वो इमेज थोड़ी धुंधली थी, लेकिन आशु साफ समझ गया कि वो बिना किसी शक के घौल मास्क ही था। ये बूढ़ा आदमी तो काफी काबिल निकला, आशु ने मन में सोचा। जैसे ही घौल मास्क की शोडो पूरी तरह कंडेंस होने लगी, बिना किसी झिझक के चमन ने अपने हाथ में पकड़े क्रूसिफिक्स से एक टेरिफाइंग होली लाइट निकाली। उसने क्रूसिफिक्स को स्वॉर्ड की तरह इस्तेमाल किया और उसे घौल मास्क की शैडो में घुसा दिया। घौल मास्क की शैडो ने उसी पल क्रूसिफिक्स को चकनाचूर कर दिया और वो खुद भी लाइट के पार्टिकल्स में बदलकर बिखर गया। उसी वक्त फियन टोम्ब से एक क्रैक होने जैसी आवाज आई, जैसे वहां कुछ टूट गया हो। जब आशु ने यह सीन देखा तो उसे समझ आ गया कि चमन की अब खैर नहीं। उसकी बुक और क्रूसिफिक्स की एबिलिटीज वाकई पावरफुल थीं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मास्क असली परेशानी की जड़ नहीं है। सिर्फ मास्क को तबाह करना बेकार था, उल्टा ये कदम उसे खतरे में डाल सकता था। और वही हुआ। फेंटोम के अंदर से हलचल के बाद वहां से ग्रेज फाइट धूल बाहर उगली। जैसे ही चमन ने उस धूल को देखी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े बदल गए। उसने फिर से अपनी बुक और क्रूसिफिक्स की पावर एक्टिवेट की। वो उस धूल को पीछे धकेलना चाहता था, लेकिन वो धूल धुएं की तरह थी। एक तरफ से उसे हटाने की कोशिश करता तो दूसरी तरफ से वो धुआं लौट कर आता और सीधा चमन के चेहरे पर छा गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि रेड्डी परिवार तक कुछ नहीं कर सका। जब तक वो रिएक्ट करते, तब तक वो धूल चमन के चेहरे पर जमा हो चुकी थी और एक मास्क में कंडेंसबिस हो चुकी थी। जब रेड्डी परिवार के लोग चमन की मदद के लिए आगे दौड़े, तभी चमन के हाथ में पकड़े क्रूसिफिक्स से एक चौंका देने वाली लाइट निकली और उसने उसी क्रूस को इस्तेमाल करते हुए दो रेड्डी फैमिली मेंबर्स को ही पेनिट्रेट कर डाला। जो उसकी मदद करने आए थे, दोनों को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं मिला। चमन के हमले से जख्मी होकर वो जमीन पर गिर पड़े और उनके शरीर तेजी से फेंट स्टोन्स में बदल गए। ये देखकर हर कोई दंग रह गया, लेकिन चमन, जिसे अब घौल मास्क कंट्रोल कर रहा था, उसे इन सब की कोई परवाह नहीं थी। उसने हाथ में पकड़ी बुक और क्रूसिफिक्स को घुमाया और स्टोन प्लेटफॉर्म पर खड़े इंसानों की तरफ हमला करने दौड़ पड़ा। उसी पल करण ने अचानक हमला किया। उसकी स्वॉर्ड ने लाइट की एक बीम की तरह अटैक किया और चमन के चेहरे पर चढ़े मास्क को एक झटके में चकनाचूर कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि चमन के चेहरे को कोई चोट नहीं लगी। उसकी स्वॉर्ड की एक्यूरेसी वाकई हैरान कर देने वाली थी, मगर सब बेकार गया। जो मास्क अभी शैटर हुआ था,
वो तुरंत दोबारा कंडेंस होने लगा और पलक झपकते ही फिर से चमन के चेहरे को कवर कर चुका था। सब लोग चमन से भिड़ गए, लेकिन कोई भी उसे जख्मी नहीं कर पाया। उसके चेहरे पर जो मास्क था उस पर अटैक करना भी बेकार साबित हुआ। एक ही पल में पूरे मैदान में अफरा तफरी मच गई। ये सब देखकर बाबर ने एक टैलिस्मैन निकाला और उसे चमन के चेहरे पर चढ़े घौल मास्क पर चिपका दिया। उसके बाद चमन फ्रीज होकर वहीं खड़ा रह गया, हिल भी नहीं सका। लेकिन मास्क अब भी उसके चेहरे पर जमे हुए था, उसे हटाया नहीं जा सका। रेड्डी परिवार के लोगों ने कई तरीके आजमाए, लेकिन मास्क को हटाने में पूरी तरह नाकाम रहे। आखिर में उन्होंने मदद के लिए बाबर की तरफ रुख किया। बाबर ने कहा, मेरे पास जो मिथिकल घोस्ट सप्रेशन टैलिस्मन है, वो इसे सिर्फ सप्रेस कर सकता है, पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता। और ये मास्क बहुत ही अजीब है, इसे शैटर करना भी बेकार है। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब हमें कोई और सोल्यूशन सोचना पड़ेगा। ये आउटकम तो आशु की उम्मीद के मुताबिक ही था। घौल मास्क असली परेशानी नहीं था। चाहे कोई कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, उसे पूरी तरह खत्म करना नामुमकिन था। असली सॉल्यूशन यही था कि कब्र को खोदकर नीचे मौजूद ह्यूमन फेस सिंबल को डिस्ट्रॉय किया जाए। आहूजा परिवार ने उम्मीद भरी निगाहों से फरदीन की तरफ देखा। शायद वो इस मास्क को हटा सके, लेकिन फरदीन ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर शुरू से मैंने अटैक किया होता और मास्क को पूरी तरह तबाह कर देता, तो शायद एक मौका होता। लेकिन अब मास्क पहले ही चमन के चेहरे पर लग चुका है। मेरा गार्जियन बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं मास्क को एक ही स्ट्राइक में खत्म भी कर दूं, तो चमन भी नहीं बचेगा। अब आहूजा परिवार और रेड्डी परिवार दोनों एक अजीब मुश्किल में फंस गए थे। कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बचा था जिससे फिएन टोम्ब की प्रॉब्लम सोल्व हो और चमन को नुकसान ना पहुंचे। करण ने देखा कि आंसू एक तरफ शांत खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बस एक गहरी शांति। करण के मन में एक ख्याल आया और उसने पूछा, आंशु, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई तरीका है जिससे चमन को नुकसान पहुंचाए बिना मास्क हटाया जा सके? पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। सबका ध्यान करण की बात पर गया और अब सभी आंशु की तरफ देखने लगे। आंशु ने जवाब दिया, बिल्कुल, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, मैं चमन और बाकी लोगों जितना कैपेबल नहीं हूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस प्रॉब्लम को सुलझाऊं, तो फिएन टोम्ब को खोदनी ही पड़ेगी। ऐसे वक्त में भी तुम बकवास कर रहे हो। मास्क तो पहले ही बाहर आ चुका है, तो अब फिएन टोम्ब को खोदने की जरूरत क्या है? अंकल, आहूजा ने नाराजगी से कहा। वो आहूजा परिवार के सबसे रूढ़िवादी लोगों में से थे और उनके लिए सबसे आखिरी चीज जो वो नहीं चाहेंगे, वो थी फिएन टोम्ब को खोदना। आशु भी मजबूर था। ये सब अधूरी इंफॉर्मेशन का नतीजा था। जो बात उसकी नजर में कॉमन सेंस थी, वही आहूजा परिवार के लिए एक रहस्यमयी और समझ से परे पावर बन गई थी। वे फमेन टोम्ब से बहुत डरे हुए थे और उन्हें डर था कि अगर वो खोदी गई तो पूरा आहूजा परिवार खत्म हो सकता है। इसीलिए वो इसके सख्त खिलाफ थे। अंकल आशु कोई भी बात बिना वजह नहीं कहता। उसके ऐसा कहने के पीछे जरूर कोई सॉलिड वजह होगी। करण और युवराज ने आशु की ताकत फॉरबिडन सिटी के बाहर देखी थी और वे जानते थे कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है। इसके अलावा तब सभी को यही लगा था कि आशु और बुजुर्ग मास्टर अग्रवाल फॉरबिडन सिटी में फंस चुके हैं। किसी ने उन्हें बाहर निकलते नहीं देखा था, लेकिन सबकी उम्मीदों के उलट आंसू सही सलामत महिम सिटी लौट आया, जबकि बुजुर्ग मास्टर अग्रवाल बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। करण जानता था कि वो खुद कभी ऐसा नहीं कर सकता। सच तो हमारे सामने है, ऐसे में और किसी वजह की क्या जरूरत है? अंकल, आहूजा ने चिड़चिड़े लहजे में कहा, सेलेस्टियल मास्टर फन्नेन टोम का इन्फ्लुएंस हमारे आहूजा परिवार पर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर हम इस परेशानी को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए, तो फिर चाहे कोई बड़ी आपदा ना भी आए, कुछ ही सालों में हमारा परिवार अपने आप मिट जाएगा। अब जब सिचुएशन यहां तक पहुंच ही चुकी है, तो बेबस होकर इंतजार करने से अच्छा है कि हम आशु को एक मौका दें। मुझे भरोसा है कि वो इस प्रॉब्लम को सुलझा सकता है, वो भी बिना नेजी को जगाए। सेलेस्टियल मास्टर, प्लीज उसे एक मौका दें, और हमारे आहूजा परिवार की आने वाली पीढ़ियों को भी। करण ने बाबर के सामने झुकते हुए कहा, करण, ये तुम क्या कर रहे हो? उस मास्क को हटाने के लिए फिएन टोम्ब खोदने की कोई जरूरत नहीं है। हम मजबूर इसलिए हैं क्योंकि हमें चमन की फिक्र है। अंकल आहूजा गुस्से से उबल पड़े। अब
जब बात यहां तक आ ही गई है तो मुझे नहीं लगता कि मैं खुद को और रोक सकता हूं। सेलेस्टियल मास्टर, अगर आप इजाजत दें कि मेरा गार्जियन एक्शन ले, तो मैं गारंटी देता हूं कि उस मास्क को तबाह कर सकता हूं। लेकिन मैं चमन की लाइफ की गारंटी नहीं दे सकता। फरदीन ने कहा। फरदीन, तुमने ये कहने की हिम्मत कैसे की? रेड्डी परिवार के मेंबर्स उसकी तरफ घूरने लगे। बस बाबर के बोलते ही सारा माहौल शांत हो गया और सभी की निगाहें उनकी तरफ मुड़ गईं। यहां आखिरी फैसला अब भी बाबर का ही होता था। आशु, तुम्हें कितना भरोसा है? बाबर ने अपने सामने घुटनों के बल बैठे कर्ण की ओर देखा। फिर आंसू से पूछा, पहले मुझे करीब 70% कॉन्फिडेंस था, लेकिन अब जब मैंने उस मास्क की एबिलिटी देख ली है, तो मेरा भरोसा 90% तक बढ़ गया है। आशु ने जवाब दिया, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? बाबर ने दोबारा पूछा। नहीं, मैं अकेला ही काफी हूं, आशु ने काल्म होकर कहा। ठीक है, तो फिर शुरू करो। अगर तुम कामयाब हुए तो अर्थ एलिमेंटल बीस्ट कंपेनियन एक तुम्हारा होगा। बाबर ने सिर हिलाते हुए कहा। सेलेस्टियल मास्टर, एफियन रेन फंटोम को नहीं खोद सकते। अंकल आहूजा ने बेचैनी से कहा। भाई, मैंने पहले ही अपना फैसला ले लिया है, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं। बाबर ने काल्म होकर कहा। अंकल आहूजा ने गुस्से में पांव पटके। क्या तुम पूर्वज सेलेस्टियल मास्टर की टीचिंग्स भूल गए हो? फेंटोम को खोदना हमारे आहूजा परिवार के लिए एक तबाही है। आशु, अब तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? करण ने अपने अंकल की नाराज आवाज को अनसुना करते हुए खड़े होकर आंसू को हल्का सा धक्का दिया। आंसू अब किसी भी तरह की हिचकिचाहट से आजाद था। उसने बिना देरी किए लिया एक गूंजती हुई दहाड़ के साथ टायरेंट बेहेमोथ का ह्यूज और डोमिनियरिंग शरीर फिएंटोम के सामने आकर उतरा। टायरेंट बेहेमोथ, ये वाकई आंसू का कंपेनियन बीस्ट है। आहूजा परिवार के अलावा बाकी परिवार के मेंबर्स भी चौंक गए। आफ्टर ऑल, ये एक पावरफुल और जाना पहचाना नाम था जो पहले की रैंकिंग्स में 4th प्लेस पर था। असल में भले ही टायरेंट बेहेमोथ की रैंकिंग 4th थी, लेकिन ये आज तक कभी हारा नहीं था। आशु के हुक्म पर टायरेंट बेहेमोथ ने एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ एक्टिवेट की और पूरी ताकत से फिएंटोम्ब में टक्कर मारी। उसे जमीन से उखाड़ते हुए खुदाई शुरू कर दी। आहूजा परिवार अब खत्म हो गया। अंकल आहूजा हैरान, गुस्से और डर से कांप रहे थे। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। आहूजा परिवार के बाकी मेंबर्स भी घबराए हुए थे। आखिरकार पूर्वज सेलेस्टियल मास्टर की दी हुई टीचिंग अब भी उनके जहन में ताजा थीं। ये कहना झूठ होता कि वो परेशान नहीं थे। यहां तक कि करण की हथेलियां भी पसीने से भीग रही थीं। लेकिन टायरेंट बेहेमोथ धीरे धीरे फिएंटोम्ब की खुदाई करता गया। अब तक कोई अजीब या अशुभ घटना नहीं घटी थी। मैं समझता था कि टायरेंट बेहेमोथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का कोई कंपेनियन बीस्ट है, पर यह कभी नहीं सोचा था कि ये आशु के पास होगा। अल्टीमेट फैमिली क्लैन के एक बुजुर्ग ने टायरेंट बेहेमोथ की तरफ जलन भरी निगाहों से देखा। ऐसा जबरदस्त बैटल पेट किसे नहीं चाहिए होता, लेकिन पूरी फेडरेशन में इस लेवल और क्वालिटी के वॉयलेंट बैटल पेट्स बहुत कम ही थे। फरदीन खड़े होकर नाराजगी भरी नजरों से सब कुछ देख रहा था। हालांकि टायरेंट बेहेमोथ पावरफुल था, लेकिन वो उसके जायंट गॉड एम्परर से ज्यादा ताकतवर नहीं था। जायंट गॉड एम्परर भी एक स्ट्रेंथ टाइप था। इसके अलावा इसका उन कंपेनियन बीस्ट्स पर अच्छा खासा रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट था जो सेम टाइप के थे। अगर आशु टायरेंट बेहेमोथ पर डिपेंड होकर उससे मुकाबला करने की सोचता, तो फरदीन उसे जरूर सजा देता। जैसे ही सबके ख्याल अलग अलग थे, टायरेंट बेहेमोथ ने अचानक खुदाई करना बंद कर दिया और थोड़ी दूरी पर पीछे हट गया। आहूजा परिवार के लोगों को समझ नहीं आया कि टायरेंट बेहेमोथ क्यों नहीं खुदाई कर रहा था। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि आंसू ने हाथ हिलाया और ऐसा लगा मानो कुछ फ्लैश हुआ हो। फेंटोम से क्रैक की आवाज आई। इससे पहले कि वे देख पाते कि क्या हो रहा था, काले खून की धार फव्वारे की तरह बाहर निकली और हर जगह छींटे पड़ गए। उस पल में हर कोई साफ साफ देख सकता था कि खुदी हुई फिएंटोम्ब में एक लाइफलेस ह्यूमन फेस सिंबल था। उस ह्यूमन फेस सिंबल पर एक स्वॉर्ड मार्क था। ये नहीं पता था कि उसे कैसे काटा गया था, लेकिन वो काला खून बहा रहा था। जैसे ही काला खून बहना शुरू हुआ, चमन के चेहरे पर मौजूद मास्क में एक मामूली सी दरार आ गई। धीरे धीरे और दरारें बढ़ने लगीं। जब काला खून बहा, मास्क शैटर होकर धूल में तब्दील हो गया। ऐसा सिर्फ चमन के चेहरे पर मौजूद मास्क के साथ ही नहीं हुआ था। फेंट स्टोन्स पर मौजूद फेंट फेसेस भी टूटकर चूर चूर हो गए। जो लोग पेट्रिफाई हुए थे,
वे धीरे धीरे रिकवर होने लगे। बदकिस्मती से वे पहले ही मर चुके थे। भले ही फेंटस्टोन पेट्रिफिकेशन हट गई थी, लेकिन उन्हें फिर से जिंदा करना अब नामुमकिन था। जब आहूजा परिवार वालों ने ये देखा तो वे खुशी से झूम उठे। करण ने चुपके से राहत की सांस ली। वो भी दांव पर था, लेकिन शुक्र है कि वो जीत गया। शुक्र है मैं नाकाम नहीं हुआ। आशु ने खुदाई करना कंटिन्यू नहीं रखा, क्योंकि अगर वो और खुदाई करता तो उसे घोस्ट हॉर्नलेस तक पहुंचने के बाद ट्रूथ लिसनर का इस्तेमाल करना पड़ता, जो वो नहीं चाहता था कि सामने आए। वो घोल मास्क को मारने के लिए इनविजिबिलिटी रोब की जगह लाइट कंसीलमेंट स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन घोस्ट हॉर्नलेस तक पहुंचने के लिए ट्रूथ लिसनर की मदद की जरूरत थी। इनविजिबिलिटी रोब वहां यूजलेस था। मेरे नौजवान दोस्त, तुमने हमारे आहूजा परिवार को खतरे से बचाया। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। मेरे साथ आइए, हम अर्थ एलिमेंटल बीस्ट कंपेनियन लाने चलते हैं। बाबर ने यह कहते हुए करण से कहा, सभी को वापस बुलाओ, उन्हें आराम करने का कहो, लापरवाही मत करना। जी, करण ने जवाब दिया। इसके बाद बाबर आशु को सेलेस्टियल मास्टर मैनर में वापस ले आया। जब वे पहुंचे तो उसने आंसू से बैठने के लिए कहा और फिर कहा, मेरे नौजवान दोस्त, तुम्हें कुछ कहना है ना? आशु थोड़ी देर के लिए चौंक गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि बाबर ये भांप लेंगे कि वो कुछ कहना चाहता है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि नेजी के अलावा फिएंटोम में दो डायमेंशनल क्रिएचर्स हैं। अब एक को तो तबाह कर दिया गया है, लेकिन नीचे अभी भी एक बाकी है। अगर इसे तबाह नहीं किया गया तो मुझे डर है कि आहूजा परिवार की प्रॉब्लम पूरी तरह रिजॉल्व नहीं हो पाएगी। दोस्त, तुमने तुरंत हमला नहीं किया, इसका मतलब है कि तुम्हारे मन में कुछ संकोच होगा। बाबर ने कहा, उस डायमेंशनल क्रिएचर को एलिमिनेट करना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे कुछ खास किस्म के कंपेनियन बीस्ट्स की जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लोग मेरे कंपेनियन बीस्ट्स को देखें, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे अकेले फेंटोम्ब जाने की परमिशन दें। अगर आप परेशान हैं तो आप किनारे से देख सकते हैं। बस मैं ये चाहता हूं कि इस दौरान कोई तीसरा आदमी मौजूद ना हो। आशु ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है और मुझे वहां प्रेजेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बाद में करण को तुम्हारे साथ भेज दूंगा। तुम और करण के अलावा इस मामले के बारे में कोई और नहीं जान पाएगा। यहां तक कि मैं भी ज्यादा सवाल नहीं करूंगा। बाबर ने थोड़ी देर रुककर फिर कहा, हालांकि एक बात है जिसे मैं चाहता हूं कि आप आहूजा परिवार के लिए सीक्रेट रखें। प्लीज, कहें सेलेस्टियल मास्टर, आशु ने कहा, क्योंकि तुम फिएंट पैटर्न्स को देख सकते हो, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि नेजी एक गार्जियन है। मैं चाहता हूं कि कोई और ये ना जाने कि नेजी एक गार्जियन है, बाबर ने कहा। आशु थोड़ी देर के लिए चौंका। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि बाबर ये रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन उसने फिर भी परमिशन दे दी। मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि यह मामला मुझसे कभी बाहर नहीं जाएगा। बाबर ने आंसू की बात के मतलब को समझा और सिर हिलाया। ये अच्छा है। अगर आहूजा परिवार ये खबर फैलाता तो ये आहूजा परिवार के लिए जान का खतरा हो सकता था। बाबर ने कर्ण को बुलाया और उसे आंसू के साथ फिएंट टोम्ब जाने को कहा। दोनों के जाने के बाद अंकल आहूजा पास आए। सेलेस्टियल मास्टर, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम पहले ही फिएंट टोम्ब को खुदाई करने का फैसला ले चुके हैं, तो क्यों ना इसे हम खुद करें? क्यों तुमने हमारी तकदीर एक बाहरी आदमी के हाथों में सौंप दी? बाबर ने उन्हें चाय का कप दिया और धीरे धीरे कहा, भाई, हमारे आहूजा परिवार ने इतने सालों तक कैसे शोहरत पाई है? ऐसा इसलिए नहीं कि हमारे कंपेनियन बीस्ट्स दूसरों से ज्यादा पावरफुल हैं, ना ही इसलिए कि हमारा आहूजा परिवार दूसरों से ज्यादा ताकतवर है, बल्कि ये इसीलिए है क्योंकि हम दूसरों से आगे सोचते हैं, ज्यादा सोचते हैं और कम मोड़ों से गुजरते हैं। इस एरा में रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन और नॉलेज की इंपॉर्टेंस कभी कभी रिसोर्सेज से भी ज्यादा होता है। ठीक वैसे ही जैसे आशु वो फिएंटोम के आर पार देख सकता है और उसके अंदर की इंफॉर्मेशन को डिस्कवर कर सकता है। अगर हम खुद करते तो हम शायद कामयाब हो जाते, लेकिन हमें भारी कीमत चुकानी पड़ती और ये करने की कोई जरूरत नहीं थी। बाबर ने रुककर फिर कहा, इसके अलावा क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये आउटकम हमारे लिए एक्सपेक्टेशंस से बेहतर है कि हम अर्थ एलिमेंटल बीस्ट को किसी ऐसे आदमी को सौंप रहे हैं जो 6 परिवारों में से नहीं है? अंकल,
आहूजा थोड़े अवाक रह गए और फिर कहा, ये सच है, हालांकि आशु वाकई में काबिल है, यहां तक कि बुजुर्ग मास्टर अग्रवाल भी उससे हार गए। अब जब उसके पास अर्थ एलिमेंटल बीस्ट है, मुझे डर है कि अब जब गार्जियंस सभी अपीयर हो चुके हैं, फ्यूचर में क्या होगा ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। फिर भी क्या तुम्हें याद है कि सेलेस्टियल मास्टर के आखिरी शब्दों का आखिरी हिस्सा क्या था? बाबर ने अजीब एक्सप्रेशन के साथ कहा, आपका मतलब है कि हमें कोई मौका मिल सकता है अंकल? आहूजा ने डरते हुए कहा, जैसे कोई तबू हो, और आगे नहीं बढ़ा। चलिए, एक कदम एक समय में बढ़ाते हैं। हमारी पीढ़ी तो अब बूढ़ी हो चुकी है, इसीलिए हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि करण और बाकी लोग अलग हैं, शायद उनके पास अब भी कोई उम्मीद हो, बाबर ने अजीब तरीके से कहा। आशु और करण फिर से फियनटोम पहुंचे और करण ने सेलेस्टियल मास्टर के टोकन को लाकर आहूजा परिवार के गार्ड को टेम्पोररी पीछे हटने का हुक्म दिया। ये जगह तुम्हारे हवाले करता हूं, काम खत्म होने के बाद मैं वापस आऊंगा, करण ने जाते हुए कहा। आहूजा परिवार तो सचमुच स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उन्होंने एक भी आदमी पीछे नहीं छोड़ा। आशु ने मन ही मन सोचा, ऐसा फैसला कोई भी नहीं ले सकता। आखिरकार ये परिवार की जिंदगी और मौत का सवाल था, कोई भी बाहरी आदमी के हाथों में इसे सौंपने में सहज नहीं हो सकता। लेकिन आहूजा परिवार ने ऐसा किया। आशु ने सभी स्टेप्स फॉलो किए और आसानी से घोस्ट हॉर्नलेस को खत्म कर दिया। जब उसने फियन टोम खोदी तो वो बहुत केयरफुल था, क्योंकि उसे डर था कि वो कहीं गॉडेस नीजी को अलर्ट ना कर दे। मगर उसकी सारी फिक्र बेमतलब थी, क्योंकि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ। घोस्ट हॉर्नलेस को मारने के बाद आशु ने फियन स्टोन्स का इस्तेमाल करके खोदी हुई फियन टोम को फिर से भर दी। फिर वो करण से मिलने गया। करण ने पहले ही अर्थ एलिमेंटल बीस्ट कंपेनियन एक तैयार कर लिया था। जब वे मिले तो उसने वो आशु को हैंड ओवर कर दिया। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैंने मिशन पूरा नहीं किया? आशु मुस्कुराते हुए बोला, डरने की कोई बात ही नहीं है। तुम भाग सकते हो, लेकिन छिप नहीं सकते। तुम अपनी पूरी जिंदगी महिम सिटी में छिपकर तो नहीं जी सकते। करण ने अपने होठों को कर्ल करते हुए कहा। खुशकिस्मती से मैंने पहले ही मिशन पूरा कर लिया है, आशु ने कहा। करण ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, तुम्हें बाकी परिवारों से बच के रहना होगा, खासकर फरदीन से। वो इसे आसानी से नहीं छोड़ने वाला। आशु ने सिर हिलाया। मुझे पता है, अब और कुछ नहीं। अगर तुम्हें मेरे आहूजा परिवार से कोई मदद चाहिए हो तो बस कह देना। अगर कुछ नहीं चाहिए तो तुम सेलेस्टियल मास्टर मैनर में 1 साल या उससे ज्यादा रह सकते हो, करण ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी जरूरत नहीं होगी, मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं। यहां से जाने के बाद मैं वापस लौटने की सोच रहा हूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकोगे मायरा से विदाई लेने की अरेंजमेंट करने में? आशु ने पूछा। वो सेलेस्टियल मास्टर मैनर में तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि अर्थ एलिमेंटल बीस्ट आशु के हाथ लग जाएगा। तुम्हारे रेड्डी परिवार ने मुफ्त में मेहनत की। फरदीन ने चमन से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हारे फैमिली क्लैन ऑफ गोड्स के हाथ भी कुछ नहीं लगा? चमन का चेहरा कुछ हद तक पीला पड़ा हुआ था। हालांकि वो मौत से बच गया था, लेकिन ईविल घोस्ट मास्क के कंट्रोल की वजह से उसे कुछ अंदरूनी जख्म आए थे। फरदीन मुस्कुराया और बोला, ऐसा नहीं भी हो सकता है। एक मिथिकल कंपेनियन एग को इनक्यूबेट करने के लिए उसे एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत होगी। मुझे नहीं लगता कि आशु अर्थ एलिमेंटल बीस्ट कंपेनियन एग को जल्दी ही इनक्यूबेट कर पाएगा। हमारे पास उसे वापस पाने का अभी भी मौका है। तुम अर्थ एलिमेंटल बीस्ट कंपेनियन एग छीनना चाहते हो? चमन ने फरदीन को घूरते हुए पूछा। आशु ने पहले मुझसे मुकाबला करने का वादा किया था। अगर मैं अर्थ एलिमेंटल बीस्ट कंपेनियन एग को साफ साफ जीतता हूं तो इसे छीनने जैसा कैसे कह सकते हो? फरदीन ने बिना किसी झिझक के कहा। अम्मा, तो फिर तुम यहां ये सब मुझे बताने क्यों आए हो? चमन ने सोचते हुए कहा। मुझे डर है कि आशु चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा और आखिरी पल में भाग जाएगा, इसलिए मैं तुमसे मदद मांग रहा हूं। अगर आंसू भागने का या चैलेंज एक्सेप्ट ना करने का मन बनाए तो उसे रोकने में मेरी मदद करो। तुम्हारी बुक ऑफ प्रोफेसी के साथ अगर उसके पास विंग्स भी हों तो वो बचकर नहीं जा सकेगा, फरदीन ने कहा। मुझे तुम्हारी मदद क्यों करनी चाहिए? चमन ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरी मदद नहीं कर रहे, बल्कि अपनी मदद कर रहे हो। अगर तुम उसे ट्रैक कर भी लेते हो
तो क्या तुम्हें टायरेंट बेहेमोथ को हराने का कॉन्फिडेंस है? और मैं टायरेंट बेहेमोथ को हरा सकता हूं। अगर हम मिलकर काम करें तो हम डेफिनेटली अर्थ एलिमेंटल बीस्ट कंपेनियन एक को वापस छीन सकते हैं। जब वक्त आएगा तो हमारे परिवार फाउंडिंग एम्परर टोम्ब को एक साथ एक्सप्लोर करेंगे और फायदे को बराबर बांटेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? फरदीन ने कहा। हम्फ, तुम बातें अच्छी बनाते हो। अर्थ एलिमेंटल बीस्ट केवल एक है। इसके बिना तुम फाउंडिंग एम्परर टोम्ब में एंटर नहीं कर सकते। हम कोऑपरेट कैसे कर सकते हैं? चमन ने फरदीन की बकवास पर यकीन नहीं किया। अपनी सिंसेरिटी दिखाने के लिए, जब हम अर्थ एलिमेंटल बीस्ट कंपेनियन एग को वापस हासिल कर लेंगे तो उसे इंक्यूबेट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी रेड्डी फैमिली की होगी। इस तरह तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए, है ना फरदीन? मुस्कुराया। क्या तुम पूरे होशो हवास में ये बात कह रहे हो? चमन ने डिसबिलीफ में फरदीन की ओर देखा। अर्थ एलिमेंटल बीस्ट के बिना कोई फाउंडिंग एम्परर टोम्ब में एंटर नहीं हो सकता था। पहले 6 हीरोज इस अर्थ एलिमेंटल बीस्ट कंपेनियन एग की वजह से लगभग झगड़ पड़े थे। अब फरदीन इसे छोड़ने के लिए खुद पहल कर रहा था। इसीलिए चमन को यह अनबिलीवेबल लगा। हमारे परिवार वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से हैं। हालांकि कभी कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन हम अभी भी परिवार हैं। फाउंडिंग एम्पायर टोम्ब ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का एक इंपॉर्टेंट डायमेंशनल जोन है। अगर हम इस तरह से डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करेंगे तो मुझे डर है कि अग्रवाल और आहूजा परिवार कुछ नहीं करेंगे। अगर हमारे दोनों परिवार मिलकर काम करते हैं तो शायद हम अंदर की सारी चीजें वापस ला सकते हैं, वरना बहुत हाई चांसेस है कि हम चीजें निकाल लें और सिर्फ आहूजा और अग्रवाल परिवार को फायदा हो। मुझे यकीन नहीं है कि अग्रवाल परिवार हिस्सा लेगा, लेकिन आहूजा परिवार ने खुद पहल करके अर्थ एलिमेंटल बीस्ट दे दिया। क्या तुम्हें लगता है कि वे सच में इतने रहमदिल हैं कि फाउंडिंग एम्पायर टोम्ब की चीजों को छोड़ देंगे? फरदीन ने पूछा। कुछ सोचने के बाद चमन ने सिर हिलाया और कहा, जो तुमने कहा वो सही है। हम भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि अर्थ एलिमेंटल बीस्ट का कंपेनियन एग हमारे परिवार का कोई मेंबर ही इंक्यूबेट करेगा। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा है कि अर्थ एलिमेंटल बीस्ट का कंपेनियन एग तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें लूट को 50-50 बांटना होगा, फरदीन ने कहा। डील। चमन ने अपनी हथेली बढ़ाई। आशु पहले ही उसे इंक्यूबेट करने के लिए तैयार था। आम इंसानों को मिथिकल कंपेनियन एग को इंक्यूबेट करने के लिए बाहरी मदद की जरूरत होती थी। अगर वे इसे इंक्यूबेट करना चाहते थे तो उन्हें शुरुआती चरणों में काफ़ी तैयारी की जरूरत होती थी। लेकिन आशु को इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। उसे स्लॉटर की अनंत प्राइमोडियल एनर्जी की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि गॉडस्लेयर मंत्रा और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ केओस ही उसे मिथिकल कंपेनियन बीस्ट्स को इंक्यूबेट करने में मदद कर सकते थे। अर्थ एलिमेंटल बीस्ट, मिथिकल, लाइफ, प्रोविडेंस, अर्थ लाइफ, लाइफ सोल एसेंस ऑफ अर्थ, व्हील ऑफ डेस्टिनी, 5 एलिमेंट से अर्थ, स्ट्रेंथ 80, स्पीड 80, कॉन्स्टिट्यूशन 80, प्राइमोडियल एनर्जी 80, टैलेंट स्किल अर्थ एस्केप, कंपेनियन फॉर्म माउंट। लगता है कि अर्थ एलिमेंटल बीस्ट एक पूरी तरह से माउंट टाइप का कंपेनियन बीस्ट है। इसके पास कोई खास ऑफेंसिव स्किल्स नहीं है, लेकिन सिर्फ अर्थ एस्केप माउंट इसे शानदार बनाता है। जब आशु ने इसके स्टैट्स देखे तो उसने इसे इंक्यूबेट कर डाला। जल्द ही एक ऐसा कंपेनियन बीस्ट सामने आया जो पेंगोलिन जैसा था, लेकिन आकार में डायनासोर जितना बड़ा था। आशु ने इसे इन गेम आजमाया और उसे एहसास हुआ कि अर्थ एलिमेंटल बीस्ट अपने नाम पर पूरी तरह खरा उतरा। हालांकि इसके पास कोई ऑफेंसिव स्किल्स नहीं थी, लेकिन ये अर्थ एस्केप स्किल बार बार एक्टिवेट की जा सकती थी, बशर्ते किसी के पास प्राइमोडियल एनर्जी हो। इसका कूलडाउन टाइम भी बहुत कम था। जब अर्थ एलिमेंटल बीस्ट की प्राइमोडियल एनर्जी पूरी तरह से भरी होती थी तो ये आशु को 50 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर एक साथ अर्थ एस्केप करवा सकता था। ये सच में एक लाइफ सेविंग हथियार था। ये हत्या के लिए भी उपयोगी था। 10,000 की सेना के बीच एक अर्थ एस्केप उसे दुश्मन के कमांडर के सामने ला सकता था और एक ही हमले में उसे मार सकता था। फिर वह आसानी से अर्थ एस्केप के जरिए बच सकता था। चाहे दुश्मन कितने भी हों, वे अर्थ एलिमेंटल बीस्ट को रोक नहीं सकते थे। जब तक मैं जमीन पर हूं, मुझे भविष्य में दुश्मनों से घिरने का डर नहीं होगा। आशु खुश हुआ, लेकिन थोड़ी देर में उसने सोचा कि मेटल, वुड, वाटर और फायर जैसे 4 समान माउंट्स भी थे। अगर वह इन सभी को हासिल कर पाए तो क्या वह फ़ोन के फंक्शंस का इस्तेमाल करके उन्हें एक साथ फ्यूज नहीं कर सकता था? जब तक आशु अर्थ एलिमेंटल बीस्ट का इस्तेमाल समझने में व्यस्त था, फरदीन ने किसी को एक चैलेंज लेटर देने के लिए भेजा। वह आशु से एक निष्पक्ष लड़ाई करना चाहता था ताकि यह तय किया जा सके कि कौन बेहतर है। निमंत्रण पढ़ने के बाद आशु ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे खारिज कर दिया, जिसकी पहली वजह थी कि उसे यह नहीं पता था कि जायंट गॉड एम्परर की क्षमताएं क्या हैं। दूसरी थी क्योंकि उसे फरदीन को अर्थ एलिमेंटल बीस्ट को खुले तौर पर छीनने का बहाना देने की कोई ज़रूरत नहीं थी।
अगर फरदीन अर्थ एलिमेंटल बीस्ट कंपेनियन एग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था तो उसे इसे गुप्त रूप से छीनना पड़ता। उस स्थिति में आशु नैतिक रूप से ऊपर रहेगा, चाहे वह फरदीन के साथ कुछ भी करे या कौन से भी तरीके अपनाए, कोई भी उसे दोष नहीं दे सकता। आशु को आलोचना होने का डर नहीं था, लेकिन उसे जायंट गॉड एम्परर से मुकाबला करने का जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर जायंट गॉड एम्परर एनसिटी के गार्जियन के बराबर का था तो ये बहुत खतरनाक हो सकता था। आशु ने अपनी चीजें पैक की और माउंट ड्रैगन टाइगर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। उसने पहले ही फरदीन को खारिज कर दिया था और अब अपनी चीजें पैक करके भागने वाला था, तो ये हो सकता था कि फरदीन उसे पीछा करके रोकने की कोशिश करेगा। जब ऐसा होगा तो यह आशु का होम ग्राउंड होगा। यहाँ तक कि अगर जायंट गॉड एम्परर सच में एनसिटी की गार्जियन के बराबर ताकत रखता भी था तो भी आशु को गुरिल्ला रणनीति का इस्तेमाल करने में कोई डर नहीं था। अर्थ एस्केप, टेलीपोर्टेशन, इनविजिबिलिटी और अपनी बेहतरीन मूवमेंट तकनीकों के साथ ये कहा जा सकता था कि आशु गुरिल्ला रणनीति में सबसे माहिर था। आशु अपनी चीजें पैक कर चुका था और करिश्मा के साथ निकलने वाला था, तभी उसने देखा कि करण दौड़ते हुए आ रहा है। आशु, क्या तुम माउंट ड्रैगन टाइगर छोड़ने का प्लान बना रहे हो? करण ने बिना किसी नमस्ते के सीधा सवाल दाग दिया। हाँ, आशु ने जवाब दिया। अब तुम्हारा यहाँ से निकलना सही नहीं होगा। हमें एहसास हुआ है कि फरदीन और चमन ने गुप्त रूप से एक समझौता किया है। अगर तुम अब निकल जाओ तो तुम दोनों परिवारों के पीछा करने से नहीं बच सकोगे। चमन की बुक ऑफ प्रोफेसी लोगों को ढूंढने में सबसे अच्छी है। तुम पहले ही उसके सामने आ चुके हो। अगर तुम मुझसे ज्यादा दूर नहीं हो तो चाहे तुम कहीं भी छिप जाओ, वह तुम्हें ढूंढ ही लेगा, करण ने कहा। कोई बात नहीं, वैसे तो ये बिल्कुल सही है, आशु ने कहा। आशु का ऐसा जवाब सुन करण थोड़ा चौंक गया। उसे समझ में नहीं आया कि आशु का क्या मतलब था। उसने आशु को अजीब तरीके से घूरते हुए कहा, अब यह मत कहना कि तुम फरदीन और बाकी लोगों पर हमला करने का मन बना रहे हो, है ना? क्यों नहीं, आशु ने मुस्कुराते हुए कहा। कम से कम सेलेस्टियल मास्टर मैनर का दौरा तो करो। हम पहले ही अर्थ एलिमेंटल बीस्ट को इंक्यूबेट करने के लिए जरूरी संसाधन तैयार कर चुके हैं। ये तुम्हारी मदद कर सकता है और 3 दिन में तुम अर्थ एलिमेंटल बीस्ट को इंक्यूबेट कर सकते हो। जब समय आएगा तो तुम बहुत सुरक्षित रहोगे, करण ने कहा। अगर ऐसा है तो क्या फरदीन अभी भी मेरा पीछा करेगा? आशु ने कुछ ठहरकर कहा। वैसे भी मैंने पहले ही अर्थ एलिमेंटल बीस्ट को इंक्यूबेट कर दिया है। ये कहकर आशु ने अर्थ एलिमेंटल बीस्ट को बुलाया। करण चुप हो गया। जब उसने होश संभाला तो उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, लगता है फरदीन और बाकी लोग कभी भी फायदा नहीं उठा पाएंगे। अपने लालच के लिए वे किसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? आशु ने अर्थ एलिमेंटल बीस्ट को वापस किया और करण से विदा लेकर करिश्मा के साथ गुप्त रूप से माउंट ड्रैगन टाइगर से रवाना हो गया। आशु को जाते हुए पीछे से देखकर करण ने धीरे से अपने आप से कहा, यह आशु तो रोशन से भी ज्यादा खतरनाक है। मुझे डर है कि यह सच में फेडरेशन को हिला देगा। इस युग में पता नहीं कि यह आशीर्वाद है या अभिशाप। आशु के माउंट ड्रैगन टाइगर को गुप्त रूप से छोड़ने की खबर जाहिर तौर पर फरदीन और चमन से छिप नहीं सकी। चमन ने पहले ही आशु के जाने का अनुमान लगा लिया था और हंसी उड़ाते हुए कहा, अभी तो उसे अर्थ एलिमेंटल बीस्ट कंपेनियन एग हासिल किए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए, वह इसे समय पर इंक्यूबेट नहीं कर सकेगा। अगर हम उसे पकड़ लें तो हमारे पास कंपेनियन एग वापस पाने का मौका होगा। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? इससे पहले कि वह महिम सिटी लौटे, हमें उसे रोकना होगा और कंपेनियन एग उससे छीनना होगा। फरदीन ने कहा, मुझे न सिर्फ कंपेनियन एग चाहिए बल्कि उसकी जिंदगी भी चाहिए। चमन की आंखों में छिपी नफरत खुलकर सामने आई। आशु और रेड्डी परिवार के बीच की दुश्मनी आशु के गोल मास्क को उसके चेहरे पर से हटाने से खत्म नहीं होने वाली थी। चमन इस बात पर जरा भी गौर नहीं करेगा कि आशु ने उसकी जान बचाई थी। दोनों परिवारों के एक साथ अपनी सेनाओं को इकट्ठा करने के साथ ही शोरगुल वाला ड्रैगन टाइगर टाउन अचानक बहुत शांत हो गया। सेलेस्टियल मास्टर आशु पहले ही ड्रैगन टाइगर टाउन से निकल चुका है। फरदीन और चमन ने भी अपने आदमी लेकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया है। आहूजा परिवार के एक खुफिया एजेंट ने बाबर को रिपोर्ट देते हुए कहा, क्या हमें किसी को भेजकर मौके का फायदा उठाते हुए अर्थ एलिमेंटल बीस्ट को वापस हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए? अगर हम इसे इस बार वापस ले आएं तो किसी को भी यह नहीं पता चलेगा कि अर्थ एलिमेंटल बीस्ट हमारे आहूजा परिवार में है। अंकल आहूजा की आंखें चमक उठीं। करण ने अभी तक ये रिपोर्ट नहीं दी थी कि आशु ने अर्थ एलिमेंटल बीस्ट को इंक्यूबेट कर लिया था, इसलिए वह इस बारे में अनजान था। जरूरत नहीं है, फरदीन और उसके लोग आशु का मुकाबला नहीं कर सकते, बाबर ने बिना किसी शक के कहा। शायद ऐसा न हो रहा हो। आखिर फरदीन के पास एक गार्जियन है, उसकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। चमन की बुक ऑफ प्रोफेसी के साथ आशु शायद इतनी आसानी से नहीं बच पाएगा, अंकल आहूजा ने अपनी राय दी। बाबर ने कहा, तो क्या हुआ अगर उसके पास गार्जियन है? बुजुर्ग मास्टर अग्रवाल किस तरह के इंसान थे? यहाँ तक कि वह भी आशु को मार नहीं पाए थे, तो एक मामूली फरदीन जो गार्जियन पर निर्भर है, वह क्या कर सकेगा?
अगर उन्होंने हमला किया तो उनकी हालत शायद खराब हो जाएगी। हालांकि आहूजा परिवार के बड़े अंकल को बाबर का फैसला पूरी तरह से सही नहीं लग रहा था, लेकिन वह इसे खारिज भी नहीं कर पाए। आखिरकार बाबर की जानकारी और निर्णय की क्षमता उससे कहीं ज़्यादा बेहतर थी, वरना वह खुद सेलेस्टियल मास्टर की कुर्सी पर बैठा होता, न कि बाबर जो परिवार में दूसरे नंबर पर था। आशु दौड़ते हुए जा रहा था। उसका असल में भागने का इरादा नहीं था, बल्कि वह ऐसा दिखाना चाह रहा था कि जैसे वह बचकर भाग रहा हो। फरदीन और उसके लोग लगातार आशु का पीछा रहे थे। चमन की बुक ऑफ प्रोफेसी की मदद से आशु की लोकेशन को ट्रैक करते हुए वे कदम दर कदम उसके और करीब आते जा रहे थे। ये कमीना आशु तो बहुत रफ्तार से भाग रहा है, हमें स्पीड बढ़ानी होगी, चमन ने दांत पीसते हुए कहा। वे सैकड़ों किलोमीटर तक पीछा कर चुके थे, लेकिन फिर भी आशु को पकड़ नहीं पाए थे। ये तो बस एक फंसे हुए बकरे का संघर्ष है, वह बच नहीं सकता। जैसे ही फरदीन बोला, उसके बाईं तरफ के एक आदमी ने अचानक एक पेड़ को छुआ और बूम, पेड़ फट गया और वह आदमी हवा में पीछे की तरफ दूर जाकर गिरा। आसपास के कई लोग भी इससे प्रभावित हुए। क्या हुआ? फरदीन ने जल्दी से आदमी के जख्मों का मुआयना किया और देखा कि वह लगभग आधा मरा हुआ था। यह एक लाइफ ब्लास्ट टाइप प्राइमोडियल एनर्जी स्किल है। यह जरूर उस कमीने इंसान आशु ने सेट किया होगा, चमन ने कहा, जबकि वह पेड़ को देख रहा था जो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। धत्तेरी की, तुम यहीं रुको और उनकी देखभाल करो, बाकी सब मेरे साथ आओ। मुझे उस कमीने इंसान को मार कर ही रहना है, फरदीन ने गुस्से में कहा। सब लोग पीछा करने लगे, लेकिन इस बार वे काफ़ी एहतियात बरत रहे थे। उन्होंने पेड़ या घास को छुआ तक नहीं। कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद वे एक घास के मैदान में पहुंच गए। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने घास के मैदान में मौजूद एक कीड़े के झुंड को डरा दिया। नतीजतन घबराकर बड़ी तादाद में कीड़े उड़कर ऊपर चले गए। ये ठीक नहीं है, उन कीड़ों से सावधान रहो, चमन ने चिल्लाकर कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किसी ने पहले ही कीड़ों की तरफ हाथ लहराया, यह उम्मीद करते हुए कि वे उन्हें किनारे कर देंगे। हालांकि जब उनकी शक्ति कीड़ों पर पड़ी तो उसने तुरंत एक के बाद एक विस्फोटों की एक सीरीज को ट्रिगर किया। कीड़ों की लाइफ फोर्स कम होने की वजह से बड़ी तादाद में वे एक साथ फट गए, जिससे वह खस्ता हालत में पहुंच गए। कुछ लोग जो ध्यान नहीं दे रहे थे, विस्फोट से अपनी आंखें जख्मी करवा बैठे, जबकि दूसरों के शरीर खून से सने हुए थे। ये रहा आपके दिए गए पाठ का हिंदी में पुनः लिखा हुआ संस्करण, हर लाइन के बाद एक स्पेस के साथ। उनकी घबराहट में वे घास पर कदम रख बैठे। फिर क्या था, घास भी एक्सप्लोड हो गई और तुरंत एक के बाद एक एक्सप्लोजन्स होने लगे। उस कमीने इंसान को फरदीन ने देखा कि कई लोग जख्मी हो गए थे। हालांकि उनकी चोटें ज़्यादा गंभीर तो नहीं थीं, लेकिन वे देखने में काफ़ी दयनीय लग रहे थे। जब वे आशु का पीछा करते रहे तो उन्हें एहसास हुआ कि जंगल अब एक विशाल माइनफील्ड में बदल चुका था। जो कुछ भी उन्होंने छुआ वह एक बारूद का ढेर बन सकता था। इससे उन्हें शक होने लगा। न केवल कई लोग घायल हो गए थे, बल्कि उनकी आगे बढ़ने की गति भी बहुत धीमी हो गई थी। अगर यही हाल रहा तो वह कमीना इंसान भाग जाएगा। कोई ऐसा जो उड़ने वाला पेट रखता हो, वह मेरे साथ पीछा करे। बाकी लोग चारों तरफ घूमकर मुख्य रास्ते से उसका सामना करने की कोशिश करें और देखें कि क्या वे उसे रोक सकते हैं। फरदीन और चमन ने प्लान पर चर्चा करने के बाद दोनों ने उड़ने वाले पैच के साथ पीछा करना जारी रखा। अब उन्हें हवा में लाइफ ब्लास्ट जैसी एबिलिटी से डरने की जरूरत नहीं थी। फरदीन और उनकी टीम तेजी से दौड़ते हुए आशु का पीछा कर रहे थे, लेकिन जब चमन ने एक बार फिर आशु की लोकेशन का अनुमान लगाया तो उसे एहसास हुआ कि आशु तो उनके पीछे था। बुरा हो गया। चमन और फरदीन के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि आशु की मौजूदा लोकेशन ठीक वहीं थी जहां वे बाकी लोगों से अलग हुए थे। जल्दी वापस चलते हैं, फरदीन ने अपनी टीम को वापस मुड़ने का हुक्म दिया और वे जैसे ही उस जगह पहुंचे जहां वे अपने साथियों से अलग हुए थे, तो वहां उनके साथियों की लाशों के टुकड़े पड़े थे। वह टुकड़े एकदम बिखरे हुए थे और वहां किसी भी लाश का सही सलामत हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। आसपास का जंगल भी बुरी तरह से अस्त व्यस्त था। साफ तौर पर एक जबरदस्त विस्फोट हुआ था। यह कोई मामूली लाइफ ब्लास्ट नहीं था। पेड़ों का विशिष्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन इतना शक्तिशाली नहीं होता। आशु, तुझे टुकड़ों टुकड़ों में काट कर रख दूंगा। फरदीन का चेहरा गुस्से से तमतमा गया था और उसने चमन से कहा, आशु का पीछा करना जारी रखो। इस बार फरदीन ने सीधे जायंट गॉड एम्परर को बुला लिया। जब उसने जायंट गॉड एम्परर के साथ फ्यूजन किया तो जायंट गॉड एम्परर से ट्रांसफॉर्म हुआ कवच अब भी विशाल बना रहा। फरदीन जायंट गॉड एम्परर के शरीर के अंदर था, क्योंकि वह जायंट गॉड एम्परर कवच के भीतर का कोर अस्तित्व जो था। फरदीन जो एक विशालकाय की तरह था, ने चमन को हाथ में उठाया और बिना ये परवाह किए हुए कि आसपास कोई लाइफ ब्लास्ट मैकेनिज्म है या नहीं, सीधे दौड़ पड़ा। सच में बड़े पैमाने पर पेड़ और घास एक्सप्लोड हुए, लेकिन ये जायंट कवच के सामने बेकार था जो जायंट गॉड एम्परर से ट्रांसफॉर्म हुआ था। ये कवच उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। जब फरदीन पास के पानी की तरफ दौड़ा तो अचानक पानी से टेडपोल जैसे जीव बाहर निकले।
वे टेडपोल लगातार एक्सप्लोड होते जा रहे थे। हालांकि इतनी शक्ति भी फरदीन को चोट पहुंचाने में नाकाम रही, क्योंकि जायंट गॉड एम्परर का पूरा कवच इन विस्फोटों को मजबूती से ब्लॉक कर रहा था। इन चीज़ों ने उन्हें मार डाला। फरदीन टेडपोल्स के एक्सप्लोड होने के तरीके से यह समझ गया कि ये वही चीज़ें थीं जिन्होंने उसके साथियों को मार डाला। आशु, तुम्हारी चालें बेकार हैं। जब सामने एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ है तो बाहर आओ और मर जाओ, फरदीन ने बर्फीली आवाज में कहा। चमन पहले ही अंदाजा लगा चुका था कि आशु 5 किलोमीटर से भी कम दूरी पर होगा और वह निश्चित रूप से उसे सुन सकता है। आशु ने ट्रुथ लिसनर के जरिए सब कुछ साफ साफ देख लिया था। उसने सोचा, ऐसा लगता है कि जायंट गॉड एम्परर एक स्ट्रेंथ और डिफेंस टाइप गार्जियन होगा। टायरेंट बेहेमोथ भी उसी किस्म का है। ये जायंट गॉड एम्परर से कमजोर नहीं होना चाहिए। हालांकि फरदीन जानता है कि टायरेंट बेहेमोथ मेरे पास है, फिर भी वह इतने आत्मविश्वास से भरा हुआ है। शायद उसके पास टायरेंट बेहेमोथ को नियंत्रित करने का कोई तरीका होगा। आशु का शरीर फ्लैश होता रहा। वह फरदीन और उसकी टीम से और दूर होने की कोशिश करता रहा। हालांकि फरदीन ने जब जायंट गॉड एम्परर का कवच पहना तो उसकी गति बहुत तेज हो गई। न केवल आशु उसे पीछे छोड़ने में नाकाम रहा, बल्कि उनके बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही थी। आशु को कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही वह भाग रहा था, उसने बड़ी तादाद में म्यूजिकल नोट स्पिरिट्स और गोल्डन हॉप को बुलाया। अब वहां हजारों म्यूजिकल नोट स्पिरिट्स थे। गोल्डन हॉप की शक्ति के साथ उत्पन्न होने वाली साउंड वेव्स एक एपिक एक्सपर्ट को मारने के लिए काफ़ी थीं। सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह थी कि साउंड वेव्स से होने वाले हमले को पूरी तरह से कवच की मदद से ब्लॉक करना बहुत मुश्किल था। चाहे जायंट गॉड एम्परर का कवच कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह साउंड वेव्स को झेलकर नहीं बच सकता था और वह आसानी से मारा जा सकता था। फरदीन और चमन ने उसका बेतहाशा पीछा किया। अचानक उन्होंने बड़ी तादाद में म्यूजिकल नोट स्पिरिट्स और एक गोल्डन हॉप देखा। इससे पहले कि वह रिएक्ट कर पाता, गोल्डन हॉप से अचानक आवाज आई। गोल्डन हॉप के साउंड के साथ सभी म्यूजिकल नोट स्पिरिट्स ने भी अपनी आवाज शुरू कर दी, जो साउंड वेव्स उत्सर्जित हो रही थीं। वे एक विशाल टाइडल वेव की तरह फरदीन की तरफ बढ़ रही थीं। साउंड वेव्स जायंट गॉड एम्परर के कवच को तो पेनिट्रेट नहीं कर पाईं, लेकिन फरदीन के हाथों में पकड़े हुए चमन के शरीर पर मौजूद हर एक छेद से खून बहने लगा था, क्योंकि वह साउंड वेव्स से बचाव नहीं कर पाया था। उसकी बुक ऑफ प्रोफेसी और क्रूसिफिक्स भी उस साउंड ब्लास्ट के खिलाफ बचाव नहीं कर पाए। फरदीन अवाक रह गया था, मगर तभी एक गोल्डन बैरियर ने जायंट गॉड एम्परर के कवच के ऊपर चमकना शुरू कर दिया, जो चमन को अंदर प्रोटेक्ट कर रहा था और इस तरह उसे बचा लिया। साउंड ब्लास्ट बैरियर को पेनिट्रेट नहीं कर सका और बाहर ही ब्लॉक हो गया। जैसे ही फरदीन म्यूजिकल नोट स्पिरिट्स और हॉप को तबाह करने वाला था, उसने देखा कि म्यूजिकल नोट स्पिरिट्स और हॉप गायब हो चुके थे। फरदीन पूरी रफ्तार से दौड़ा, लेकिन उसे आशु कहीं नजर नहीं आया। आशु कहाँ भाग गया? फरदीन ने चमन से पूछा। चमन ने अपने चेहरे से खून पोंछा और बुक ऑफ प्रोफेसी का इस्तेमाल कर फिर से आशु की लोकेशन का अनुमान लगाने की कोशिश की। नामुमकिन, वह यहाँ है। जब चमन ने अनुमान देखा तो उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। ठीक उसी वक्त आशु का शरीर अचानक फरदीन के ऊपर हवा में प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक गोल्डन ब्रॉडस्वॉर्ड थी और उसने एक अधिक गोल्डन स्वॉर्ड बीम के साथ उस गोल्डन बैरियर पर स्लैश किया। क्लैंग! गोल्डन बैरियर में 3 फीट चौड़ी दरार आ गई, लेकिन आशु की तलवार आगे नहीं बढ़ पाई। बैरियर सिर्फ एक शेर जितना सिंपल नहीं था, ये भी ठोस मालूम हो रहा था। अगर गोल्डन ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड को एवर विक्टोरियस और अनस्टॉपेबल का संवर्धन न मिलता तो बैरियर में दरार ला पाना भी नामुमकिन होता। तुम आखिरकार आ गए। फरदीन हैरान नहीं, बल्कि खुश था। उसने जायंट गॉड एम्परर के कवच को कंट्रोल किया और आशु की तरफ एक मुक्का मारा। हालांकि आशु का शरीर हवा में फ्लैश हुआ और फिर अचानक गायब हो गया। फरदीन ने पहले सोचा कि आशु तेज था और कहीं और चला गया, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो उसे आशु कहीं नहीं दिखा। किसी काम का नहीं। उसकी क्षमता इतनी चक्करदार क्यों है? वह कहाँ गया? जल्दी से उसे ढूंढो, फरदीन ने दांत पीसते हुए चमन से कहा। चमन ने फिर से बुक ऑफ प्रोफेसी का इस्तेमाल करके भविष्यवाणी की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि आशु अब कई किलोमीटर दूर था। उसने हैरान और गुस्से में उंगली दिखाई और कहा, वह वहाँ है। उसे भागने मत देना। जायंट गॉड एम्परर के कवच की लगभग अजेय क्षमता के साथ फरदीन को किसी भी तरह के जाल की परवाह नहीं थी। वह पागलों की तरह आगे बढ़ा। जायंट गॉड एम्परर का कवच एक बड़ी मानव मशीन की तरह ऊंचे पेड़ों को एक और झटकते हुए उन्हें तोड़ता और उड़ा देता था। उसका डिफेंस टायरेंट बेहेमोथ की एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ एक्टिवेट होते वक्त के बराबर है, लेकिन उसकी ताकत कहीं ज़्यादा कमज़ोर है। हालांकि ऐसे हालात में टायरेंट बेहेमोथ को उसे हराने में कामयाब होना चाहिए था। जायंट गॉड एम्परर के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो फरदीन को इतना आत्मविश्वासी बना देती है? आशु ने कई संभावनाओं के बारे में सोचा। ऐसा लगता है कि अब मुझे टायरेंट बेहेमोथ को ही ट्राई करने देना होगा। जब आशु ने देखा कि फरदीन उसका पीछा कर रहा है तो उसने टायरेंट बेहेमोथ को बुलाया।
बेपरवाह होने की हिम्मत न करते हुए आशु ने टायरेंट बेहेमोथ से एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ एक्टिवेट करने को कहा। फिर वह फरदीन की ओर बढ़ने लगा। अच्छी टाइमिंग है। फरदीन को आखिरकार एक मुकाबला करने वाला टारगेट मिल गया। उसकी गति घटने के बजाय और तेज हो गई और वह टायरेंट बेहेमोथ की तरफ पागल की तरह बढ़ने लगा। टायरेंट बेहेमोथ ने भी अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और फरदीन की तरफ एक मुक्का मारा जो जायंट गॉड एम्परर के कवच में लिपटा हुआ था। फरदीन की आंखों में एक बेरहमी भरी चमक आए। उसने अपने मुक्के को टायरेंट बेहेमोथ के मुकाबले में नहीं फेंका। इसके बजाय उसने जायंट गॉड एम्परर के कवच के गोल्डन बैरियर का इस्तेमाल करते हुए टायरेंट बेहेमोथ पर जोर से हमला किया। टायरेंट बेहेमोथ के मुक्के ने गोल्डन बैरियर को हिट किया, लेकिन वह फरदीन को पीछे धकेलने में नाकाम रहा। इसके बजाय टायरेंट बेहेमोथ को ही हवा में उड़ा दिया गया और उसके हाथ की हड्डियां भी टूट गईं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें, क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।